हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन डिस्कस कर रहे थे और उसका एक पार्ट हमने डिस्कस किया था। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं तो उसका कर्व कैसा होगा वो हमने प्लॉट किया था। टाइट्रेशन ऑफ HCl विद NaOH और इसका कर्व जो आया था वो इस तरह से था। यहाँ पर कंडक्टेंस, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ NaOH एड और ये जो पॉइंट था उससे हमने कह दिया इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था बाकी केसेस में आप सोचोगे कर्व कैसा होगा। तो सेकंड पार्ट पर हमारे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पर एसिटिक एसिड प्लस NaOH। ठीक है, अब यहां पर ये जो वीक एसिड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी वीक एसिड, कोई बहुत कम आयोनाइज होता है, कोई ज्यादा आयोनाइज होता है, कोई 10%, कोई 20%, कोई 1%, इस तरह से ये आयोनाइज होते हैं। जनरली अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की तो इसका K होता है 10⁻⁵ के ऑर्डर का। तो अगर आप इसका अल्फा निकालोगे ना तो ये हार्डली कुछ 1%, नॉर्मल सिचुएशन की बात करो कि कंसंट्रेशन नॉर्मल है तो ये कोई 1-2% के आसपास ये आयोनाइज होता है, यानी हार्डली 1%। देखिए चार्ज जो कंडक्ट होगा वो आयंस के कारण होगा। अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड से कोई चार्ज कंडक्ट नहीं होता है। तो चार्ज कितना कंडक्ट होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि इससे कितने आयंस आ रहे हैं और इससे जो आयंस हमें मिल रहे हैं ये केवल ये मान के चलिए 1%। और अगर कॉमन आयन इफेक्ट लग गया तो वो और भी कम हो जाता है। अब सोचिए आप थोड़ा डेटा यूज करना होगा अगर हमें इस केस को समझना है तो पहले थोड़ी वैल्यूज को माइंड में लाना होगा। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि इसके हमारे पास 10 मिलीमोल्स है, एक सॉल्यूशन में इसके 10 मिलीमोल्स है। इसमें से कुछ आयोनाइज्ड होंगे, कुछ अनआयोनाइज्ड होंगे। अगर 10% सोचे तो 1 मिलीमोल, यानी 1% सोचे तो 0.1 मिलीमोल ही केवल इसमें से आयोनाइज्ड होगा। बाकी 9.9 मिलीमोल्स तो अनआयोनाइज्ड है। 9.9 मिलीमोल्स अनआयोनाइज्ड है। अब आप इसमें NaOH डाल रहे हो, NaOH इस डाल रहे ताकि ये न्यूट्रलाइज हो। न्यूट्रलाइज मतलब पूरा न्यूट्रलाइज करना, यानी अगर इसके 10 मिलीमोल्स है तो NaOH के भी कितने मिलीमोल्स डालने पड़ेंगे आपको? 10 मिलीमोल्स। अब ठीक है, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH ऐड करेंगे। अब आप सोचो पहली ड्रॉप ऐड करोगे तो उसमें NaOH के ठीक है 1 मिलीमोल हो सकते हैं, उससे थोड़े कम और हो सकते हैं, मान लो 0.5 मिलीमोल, इस तरह से तो डालोगे। तो अब आपने NaOH जो डाला है, मान लीजिए थोड़ा लैंग्वेज आसान करने के लिए मैंने कहा कि 1 मिलीमोल आपने डाला है। अब ये 1 मिलीमोल NaOH हमें पता है रिएक्ट तो करेगा ही, रिएक्ट करेगा डेफिनेटली। लेकिन राइट डाउन देखा जाए तो क्या हमारे पास 1 मिलीमोल आयोनाइज्ड एसिटिक एसिड है क्या? नहीं, आयोनाइज्ड तो केवल 0.1 है। आयोनाइज्ड तो 0.1 है, लेकिन इसके 1 मिलीमोल इसके साथ रिएक्ट करेंगे, इसके 1 मिलीमोल के साथ रिएक्ट करेंगे। हाँ, बेसिकली कह सकते हो पहले प्रीफर किसको करेंगे? जो आयोनाइज्ड H+ आयन, लेकिन वो तो 0.1 है। आयोनाइज्ड तो 0.1 H+ आयन C है, यानी 0.9 मिलीमोल्स जो NaOH आप डाल रहे हो वो तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड के साथ। 0.9 मिलीमोल्स तो अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और इससे बनेगा क्या? CH3COONA। और ये हमेशा आयंस की फॉर्म में रहेगा। यानी देखा जाए तो हुआ क्या, चेंज क्या हुआ कि 0.9 मिलीमोल्स अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? सॉल्ट में, CH3COONA। जो अनआयोनाइज्ड था उसको आयंस में कन्वर्ट कर दिया, डेफिनेटली इसके कारण कंडक्टेंस बढ़ेगी। और आप में से किसी को लग रहा सर वो H+ भी तो कम हो गए थे, तो H+ कह सकते हो कम हो गए थे, लेकिन ये वापस आयोनाइज होगा तो H+ तो वापस प्रोड्यूस हो जाएंगे, जो आयोनाइज थे वो वापस से प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो दो थॉट है, आपको कौन सा यूज करना है डिसाइड करना होगा। या तो ये सोच लो कि H+ जितने पहले थे ऑलमोस्ट उतने ही वापस आ जाएंगे क्योंकि ये आयोनाइज्ड हो जाएगा, वापस डिसोसिएट हो। या दूसरा ये भी कह सकते हो कि वो जो H+ आयंस है ना ये थे ही बहुत कम। कितने थे? 0.1। इसकी कंसंट्रेशन क्या, उससे अगर H+ से कंपेयर करोगे तो 0.9, उससे बहुत ज्यादा है।
तो एक दूसरा सिंपल सा थॉट ही आता है, इसको आसान बनाते हैं हम, क्योंकि ये जो आयंस बन रहे हैं एसिटिक एसिड से ओरिजिनली, ये तो बहुत कम है, उसे आप नेग्लेक्ट कर दो, भूल जाओ उसको आप भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम है, उसके बारे में सोचो ही मत। आप तो केवल ये सोचो कि मोस्टली एसिटिक एसिड क्या है, अनआयोनाइज्ड, और उसमें आप NaOH डालोगे तो ये इस अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा? सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, यानी आयंस में कन्वर्ट होगा, तो कंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगी। ये कंडक्टेंस बढ़ेगी, हाँ उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी यहां बढ़ रही थी, बढ़ेगी जरूर, क्योंकि यहाँ H+ या OH आयन नहीं बढ़ रहे ना, इसलिए। अदरवाइज तो यहाँ ना H+ आयन है ना OH आयन है, एसिटेट आयन और Na+ आयन है, लेकिन बढ़ेगी। बट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा? आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा? अब Na+ और OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। Na+ तो पहले भी बढ़ रहा था, अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन अब OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो उसके कारण कंडक्टेंस का जो ग्राफ है वो बढ़ जाएगा, स्लोप बढ़ जाएगा, राइट। तो इन केस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से ये कर्व आएगा। इस पार्ट में क्या हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 और 2। इसके लिए 1 का एक्सप्लेनेशन क्या है? अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड is converted into second part Na+ and OH ion concentration increases. फिर से कह रहा हूं, अभी भी बहुतों के माइंड में आता है, इसके वो जो थोड़ा सा पार्ट आयोनाइज हो रहा है उसे भूल जाओ, क्योंकि वो बहुत कम है, वो बहुत ही कम है। मेनली जो चार्ज यहाँ कंडक्ट होगा वो किसके कारण होगा? क्योंकि ये सॉल्ट जो बन रहा है इसकी कॉन्सेंट्रेशन उससे बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसी को कंसीडर करो, पहले बढ़ेगी, इतनी नहीं बढ़ेगी, बाद में स्लो बढ़ेगा। यानी ये जो पॉइंट होगा ये आप कह सकते हो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। जब आप एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होंगे तो आप नोटिस करोगे इनिशियली कंडक्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है, सडनली आप नोटिस करोगे यार अब चेंज बढ़ने लगे, यानी पहले 2 ml डाला कंडक्टेंस थोड़ी बढ़ी, फिर 2 ml डाला कंडक्टेंस थोड़ी बढ़ी, फिर 2 ml डाला कंडक्टेंस थोड़ी बढ़ी, देन आप नोटिस करोगे कि अब 2 ml डालने पर कंडक्टेंस में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, मतलब समझ जाओ आपने इक्विवेलेंस पॉइंट को क्रॉस कर लिया। ठीक है, तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा तभी भी यही केस होगा, यानी यही एग्जांपल होगा, यही आंसर होगा कर्व का। अगर आप NH4OH को किसके साथ टाइट्रेट कर रहे हो? HCl के साथ, तब भी कर्व यही रहेगा। हाँ, लेकिन इसका उल्टा करा, NaOH प्लस एसिड, जो पहले लिखा हुआ है वो बीकर में इमेजिन करो, जो बाद में लिखा हुआ है हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं ब्यूरेट में से, अब कर्व कैसा होगा? ऐसे ही। ऑलरेडी सॉल्यूशन में Na+ और OH आयन है, अब आप उसमें एसिटिक एसिड डालोगे तो ये सॉल्ट ये किस में कन्वर्ट होगा? CH3CONA। Na+ तो पहले भी थे, अभी भी है। चेंज हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? OH आयन को किससे रिप्लेस कर रहे हो? एसिटेट आयन से। OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, इसीलिए कर्व जो है वो कंडक्टेंस भी कम होगी, अच्छी खासी कम होगी। बट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट कर्व कैसा होगा? सोचो, आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट कर्व कैसा होगा? तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होगा? सॉल्यूशन में केवल क्या बचेगा? CH3CONA। ठीक है, अब आपने और एसिटिक एसिड डाला, एसिटिक एसिड वैसे ही वीक एसिड बहुत कम आयनाइज होता है, प्लस यहां पर इस CH3CONA का क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट, तो और भी कम आयोनाइज होगा। इसके रेस्पेक्ट में इस एसिटेट आयन और डालने से कंडक्टेंस बहुत कम होगी, उसका कोई चेंज इफेक्ट नहीं आएगा, यानी ये कर्व ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। थोड़ा सा चाहो तो 1-2 डिग्री ऊपर बढ़ा सकते हो, वो भी दिखने में नहीं दिखेगा। तो यस, हॉरिजॉन्टल लाइन आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट।
कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो एसिटिक एसिड आप डाल रहे हो उस पर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, वो आयनाइज ही नहीं होगा, वैसे ही कम होता है, और ड्यू टू दिस CH3CON बिल्कुल भी आयनाइज नहीं होगा, इसीलिए कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। वीक एसिड प्लस वीक बेस, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड प्लस NH4OH। फिर से वही लॉजिक, अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड के कारण कोई कंडक्टेंस नहीं होगी, लेकिन जब आप उसमें NH4OH डालोगे तो ये NH4OH और एसिटिक एसिड रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? सॉल्ट, और इसके कारण कंडक्टेंस होगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो यहां पर कह सकता हूं कि कंडक्ट, ये कर्व में इधर बना देता हूं, कंडक्टेंस बढ़ेगी। लेकिन वही वाली बात है, एसीटेट आयन और NH4+ है तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और आता है, दो यहाँ पर अगर एसिटिक एसिड और NH4OH यूज कर रहे हो तो ये तो फिर भी 100% रिएक्ट कर जाएंगे। वीक है लेकिन फिर भी 100% रिएक्ट करेंगे क्योंकि इतने वीक नहीं है। बट अगर आपने और भी वीक एसिड लिए तो हो सकता है कि वो 100% रिएक्ट ना करे। इसके 1 मोल में इसके 0.1 मोल डाले, बट हो सकता है इसके 0.1 मोल पूरे रिएक्ट ना करे। तो इसीलिए यहां पर कंडक्टेंस बढ़ेगी जरूर, बट कितनी बढ़ेगी? बढ़ेगी जरूर, बट वो स्लोप कितना होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि ये दोनों वीक एसिड कितने वीक है, राइट? तो ये स्लोप उस पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद क्या होगा? आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट NH4OH और डालोगे, उस पर NH इस सॉल्ट का कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो उसके बाद कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कर्व कुछ इस तरह से आएगा ना। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो, हमारे पास ऐसा कर्व तो नहीं है, हमारे पास तो क्या होता है, इस तरह के पॉइंट्स आते हैं, जैसे 1 2 3 इस तरह के पॉइंट्स आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ऐसा नहीं कि पॉइंट्स एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में होते होंगे कि हाँ दिख जाएगा ये स्ट्रेट लाइन में, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता, थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटल एरर्स होती है। तो अब यहाँ क्या होगा, ये जो कॉर्नर है ना वो बहुत शार्प नहीं होगा। जब आप यहाँ पर देखोगे कि यार इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन मिला है या इन 1 2 3 4 इनको कनेक्ट कर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगेगा ये चारों भी एक स्ट्रेट लाइन में और ऐसा लग रहा है कि ये तीनों भी एक स्ट्रेट लाइन में। क्यों? क्योंकि इसके में ज्यादा स्लोप में चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन अब आप सोचो, अगर आपने इन तीनों को कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो और इन तीनों को कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो और दूसरा ऑप्शन इन चारों को कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो, तो इक्विवेलेंस पॉइंट में अच्छा खासा चेंज आ जाएगा। यानी यहां पर भी आप कह सकते हो कि अगर वीक एसिड वीक बेस है तो इक्विवेलेंस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। इसलिए यहां पर भी हम यही कहते हैं कि वीक एसिड और वीक बेस की टाइट्रेशन को अवॉइड करना चाहिए। अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट करो, वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेट करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर शार्प नहीं आता है। देखो जितना शार्प कॉर्नर होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, जितना ऑब्ट्यूज एंगल जिसे आप बोलते हो जितना ये ब्रॉड होगा एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो बढ़ेगी जरूर, फिर कांस्टेंट होगी, बट वो स्लोप कितना होगा ये डिपेंड करेगा एसिड और बेस के पेयर पर। ठीक है, तो ये था फोर्थ केस। लेकिन इस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की अच्छी बात क्या है, केवल एसिड बेस टाइट्रेशन में ही इसको यूज किया जाता है ऐसा नहीं है, इसको आप और टाइट्रेशंस में भी यूज कर सकते हो, जैसे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पर, AgNO3 प्लस NaC। AgNO3 की हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है और इसमें हम क्या मिक्स कर रहे हैं, NaCl मिक्स कर रहे हैं। ठीक है,
कर्व कैसा होगा, तो यहाँ पर कर्व प्लॉट करने से पहले एक फैक्ट मैं बता दूं जो आपको माइंड में रखना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो H प्लस और OH आयंस होते हैं इनकी कंडक्टेंस बाकी सभी आयंस से बहुत ज्यादा होती है। बाकी सभी आयंस की कंडक्टेंस 60, 50, 70 इसी रेंज में बहुत आसपास होती है, जबकि H प्लस की 350 के आसपास होती है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर एक फैक्ट यूज करना होगा आपको, ये जितने भी आयंस है ना, Ag प्लस, नाइट्रेट, Na प्लस और Cl आयन लिख सकते हो आप, इन सब की कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस कंपेरेबल होती है। तो लिख लीजिए पॉइंट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ all the ions except H plus and OH ion, except H plus and OH ion are comparable. Except H plus and OH ion are comparable. ये लॉजिक वेरी एग्जैक्टली सेम नहीं होती। ऐसा नहीं कि कहीं क्वेश्चन आ जाए कि बाकी सभी आयंस की मोलर कंडक्टेंस सेम होती, तो हाँ सर आपने तो कहा था कंपेरेबल। कंपेरेबल बोला, एग्जैक्टली सेम नहीं होती, और इस लॉजिक को इस कर्व प्लॉट करने में हमें यूज करना है। तो यहां पर अब आप सोचो, AgNO3 के सॉल्यूशन में हम NaCl डाल रहे हैं, AgNO3 के सॉल्यूशन में NaCl डाल रहे हैं, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, यस। मोल्स कह सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन का तो इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि थोड़े वो दूर दूर हो रहे हैं या पास पास हो रहे हैं, तो हम पहले ही कह चुके हैं उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। तो मेनली इफेक्ट किसका होता है, मोल्स का, राइट। तो मोल्स किसके कितने चेंज हो रहे हैं वो हमें देखना है। क्या लगता है, AgNO3 के सॉल्यूशन में अगर मैं NaCl डाल रहा हूं तो Ag प्लस के मोल्स, नाइट्रेट आयन के मोल्स, Na प्लस के मोल्स और Cl आयन के मोल्स, याद करो ये वही वाला केस हो गया कि आप HCl में NaOH डाल रहे हो, यस। जैसे ही हम Cl आयन डालेंगे, ये Cl आयन Ag प्लस आयन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। लेकिन क्या नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन भी कम होगी? वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर। नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन मोल्स कह दो, कंसंट्रेशन तो फिर भी थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, बट मोल्स में तो कोई चेंज नहीं होगा। मोल्स लिख देता हूं मैं यहां। Na प्लस पहले नहीं थे, आपने डाले, Na प्लस की किसी के साथ रिएक्शन नहीं होगी, Na प्लस के मोल्स बढ़ेंगे। Cl आयन जैसे ही डालोगे, जितने डालोगे इक्विवेलेंस पॉइंट तक तो सारे रिएक्ट कर जाएंगे। इक्विवेलेंस पॉइंट तक की बात कर रहा हूं, सारे रिएक्ट कर जाएंगे। तो पहले भी 0, अभी भी 0 लिख देता हूं ज्यादा। जैसे वहां पर केस था, HCl वाले केस में भी था, H प्लस कम हो रहे थे, उसकी जगह Na प्लस आयन आ रहे थे। यहाँ पर भी हो रहा है, Ag प्लस को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, Na प्लस से रिप्लेस कर रहे हो। और हम कह रहे हैं कि इन सभी की मोलर कंडक्टेंस सेम है, तो Ag प्लस और Na प्लस की मोलर कंडक्टेंस भी सेम होगी, तो कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पर अगर आप AgNO3 के सॉल्यूशन में NaCl डाल रहे हो तो कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ NaCl। हाँ, बट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा? अब अगर आप NaCl डालोगे तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो Na प्लस की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, Cl आयन की भी बढ़ेगी। तो ये फिर इस तरह से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। आई थिंक जेईई एडवांस 2008 में 2008 या 7 में ये पहला क्वेश्चन आया था, इस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। उसके बाद और बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, पूरा मेसली कॉलम आ चुका है, बट ये फर्स्ट टाइम। और मैं पहले भी बता चुका हूँ ये सिलेबस में नहीं है, जेईई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब भी हमने ये क्वेश्चन किया था। इवन एक एग्जाम था जिसमें एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा था, रिव्यू टेस्ट में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा था। बस एक हमने NaCl लिखा और एग्जाम में KCl था, इतना सा डिफरेंस था। क्वेश्चन ये था कि बताओ इनमें से कौन सा कर्व सही होगा। मेन पॉइंट यहाँ पर है कि इस Ag प्लस और Na प्लस की कंडक्टेंस में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर, क्योंकि उसके कारण जो है होता है डिफरेंस, लेकिन उसका यहाँ पर ग्राफ में आपको कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं, कि हॉरिजॉन्टल लाइन ही दिखेगी, राइट। तो ये था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, उनके कर्व्स हमने प्लॉट किए। इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्वेश्चंस भी आते हैं जेईई में। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और है,
फैक्ट है। वैसे ये टर्म भी कह सकते हो, जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आई थिंक हमें पता होनी चाहिए। और ये टर्म तो आप यूज करते ही हो इस टर्म को अच्छी खासी, विच इज आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी नॉर्मली हम यूज करते हैं इसको कि आयंस की स्पीड से रिलेट करते हैं इसको। और बहुत बार तो ऐसा लगता है कि आयनिक मोबिलिटी ही आयन की स्पीड है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक आयन की स्पीड जो है, ये एक सॉल्यूशन है, लेट्स से इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर अगर कोई आयन है, कोई भी आयन है, तो उसकी स्पीड जो है वो यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा रखा है उस पर भी डिपेंड करता है। इनके बीच की लेंथ कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो स्पीड ऑफ आयन, जो जिस स्पीड से आयन मूव करेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अपॉन लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड करता है। स्पीड इस पर डिपेंड करती है। इनफैक्ट इसे बोला भी जाता है इस पूरे रेशियो को पोटेंशियल ग्रेडियंट। बट ऑब्वियसली आयन टू आयन स्पीड तो वेरी करेगी, पोटेशियम की अलग होगी, सोडियम की अलग होगी, क्लोराइड आयन की अलग होगी। तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है दैट इज आयनिक मोबिलिटी। हाँ, ये आप कह सकते हो कि जब पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 होगा तो आयनिक मोबिलिटी किसके बराबर होगी? स्पीड के बराबर होगी। लेकिन आयनिक मोबिलिटी स्पीड नहीं है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू स्पीड के बराबर हो सकती है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी तो स्पीड भी ज्यादा ही होगी, ये भी हम कह सकते हैं। हाँ, बट क्वेश्चन आता है आयनिक मोबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं? तो हम थियोरेटिकली भी आयनिक मोबिलिटी निकाल सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आपको यूज करना है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन फैराडे कांस्टेंट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन फैराडे कांस्टेंट, इससे आप आयनिक मोबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप इसे और अलग तरह से भी लिख सकते हो, मोलर कंडक्टेंस अपॉन एन फैक्टर इनटू फैराडे। कुछ नहीं, क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर क्या होती है? मोलर कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन एन फैक्टर। हो सकता कभी इस तरह से क्वेश्चंस आ जाए कि वो तो एक आयन 5 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब 5 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके लिए आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी? उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप। तो उसके लिए डेटा गिवन हो सकता है। कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोलर कंडक्टेंस का डेटा नहीं दे रखा, लेकिन आयनिक मोबिलिटी दे रखी, तो आयनिक मोबिलिटी से आप मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, अच्छे खासे क्वेश्चन इस पर आते हैं। वेटेज अच्छा खासा है, फास्ट टॉपिक भी है। 3 पार्ट है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्टेंस। तो अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी बनती है कि इन पर क्वेश्चंस आए। ठीक है, चलिए कुछ डिस्कशन हम कर लेते हैं। शीट में से कुछ अच्छे से क्वेश्चंस के मैं डाउट्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो S1 में पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे, मुझे लगता है 52 तक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। मेरे हिसाब से कंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आसान ही होते हैं, क्योंकि कुछ नहीं, फॉर्मूला होता है इनमें, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, हो जाएगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। 58 S1 की बात करें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Na2SO4 दे रखी 120 और इनफाइनाइट डायल्यूशन पे भी दे रखा है 150, यानी 4/5 अल्फा आगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 में आई थिंक एक करेक्शन है। करेक्शन ये है, ये जो डेटा दे रखा ना 8.075 वो 8.75 × 10⁻⁷
ये वही वाली बात होगी, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है और एक और कंडक्टिविटी ऑफ वाटर भी दे रखी है 0.75 इंटू 10⁻⁷। तो कंडक्टिविटी ऑफ AgBr कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो 8 इंटू 10⁻⁷। ये करेक्शन कर लें या यहाँ पर कंडक्टिविटी आ गई AgBr की, और हमें क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा इनफाइनाइट चाहिए, वो कैसे आएगा, तो KBr AgNO3 और KNO3 का डेटा दे रखा है, AgBr चाहिए तो पहले दोनों डेटा ऐड करो, 140 प्लस 130 270, 270 में से माइनस करना है KNO3 का 110 तो 160, लैम्डा इनफाइनाइट 160, कंडक्टिविटी 8 इंटू 10⁻⁷, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स का ही डेटा है, तो इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एस। यहाँ पर बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि कॉन्सेंट्रेशन किसकी लिखोगे, जिसकी यहाँ कंडक्टिविटी लिखी है। ये कंडक्टिविटी किसकी है, AgBr की, तो ये कॉन्सेंट्रेशन भी AgBr की है, ऐसे आएगा 2s नहीं आएगा। जिसकी कंडक्टिविटी उसी का लैम्डा इनफाइनाइट और उसी की कंसेंट्रेशन भी होगी, ठीक है ना। आई थिंक 160 आराम से निकाल ही लोगे। ये अच्छा क्वेश्चन। दो तरह से कर सकते हैं हम इसको 64 को। चलिए मैं बताता हूं पहले आप लोगों ने कैसे किया। तो एक तरीका तो एक लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ वाटर निकाल दिया, 3.5 इंटू 10⁻² प्लस 2 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा 5.5 इंटू 10⁻²। ये मीटर में है, साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल, सेंटीमीटर स्क्वायर में अलग वैल्यू होगी, मीटर स्क्वायर में अलग होगी। अब यहां पर एक तरीका तो ये कि लैम्डा इनफाइनाइट स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है, लैम्डा इनफाइनाइट पुट कर दिया मैंने, कंडक्टिविटी 5.5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 1000 इंटू कह दो s, और s यहां से आ जाएगा और उसका s स्क्वायर कर दिया तो वो kW आ रहा है। बट ऐसा लगता है कि ये वाला तरीका तो हमने स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए लिया था, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में ही किया था कि लैम्डा इनफाइनाइट यहाँ पुट कर दो, यहाँ सॉल्युबिलिटी लिख दो। बट ये तो वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे। तो इन केस ऑफ वाटर वो तो 100% आयोनाइज हो ही नहीं रहा है। ये लैम्डा एम की जगह मैंने लैम्डा इनफाइनाइट क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि अल्फा 1 था तो लैम्डा एम की जगह लैम्डा इनफाइनाइट लिख दिया। बट वाटर तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए कैसे कर सकते हैं, सही बात। हाँ बट आंसर जरूर आ रहा है इस तरीके से। चलिए अल्फा से करते हैं, तो अल्फा से कैसे करेंगे वो देख लेते। तो अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, और दूसरा फॉर्मूला लैम्डा एम इक्वल्स टू के अपॉन 1000 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर m, जो कि पता ही है तो वाटर की कंसेंट्रेशन 1000 डिवाइडेड बाय 18, तो मैं यहां पर इसको c लिखता हूं 1000 डिवाइडेड बाय 18। ये दो फॉर्मूले, अब क्या करें, कंडक्टिविटी दे रखी 1000 डिवाइड बाय 18 पता है, यहां से लैम्डा एम आएगा, लैम्डा एम यहां पुट करेंगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट दे रखा है, उससे अल्फा आएगा, अल्फा से आप फिर आगे अल्फा पता चल गया तो H प्लस और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी पता चल जाएगी।
C इक्वल्स टू 1000 अपॉन 80 और फिर H2O इक्वल्स टू H प्लस, तो ये C अल्फा अल्फा आ जाएगा, तो C अल्फा इंटू C अल्फा का स्क्वायर कर दे। ये दूसरा तरीका हो गया। देखो ये सही तो लगता है, सही बात है, लेकिन इसमें स्टेप्स बहुत सारे। पहली स्टेप में लैम्डा निकालो, दूसरी स्टेप में अल्फा निकालो और तीसरी स्टेप में के निकालो। यहां पर देखा जाए तो फास्ट हो रहा है, डायरेक्ट एस आ गया और 2 स्टेप हो रही है, यहाँ 3 स्टेप हो रही है डिफरेंट। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, ये कैसे कर रहे हैं। पहले तो ये देखते हैं कि दोनों से आंसर सेम क्यों आ रहा है, तो थोड़ा सोचो आप इसको। यहां पर हमने क्या किया, लैम्डा इनफाइनाइट पुट किया और ये एस आया और के डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या कर दिया, एस स्क्वायर। यहां पर भी देखो तो वही चीज हो रही है। इस लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा इंटू लैम्डा इनफाइनाइट, और अब इस अल्फा को इधर लेके आ जाओ, सी अल्फा, यानी यहां से सी अल्फा किसके बराबर हो गया, एस, यहाँ एस स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ हम सी अल्फा स्क्वायर कर रहे हैं, तो आंसर तो सेम आना ही। हाँ, बट फिर भी डाउट यहाँ तक कैसे कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। एक्चुअली आप वाटर को ऐसे सोचो, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पानी बहुत सारा है, 1 लीटर वाटर बहुत सारा है, बट पानी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक जो आयनाइज हो रहा है और एक जो आयनाइज नहीं हो रहा है। इनको दोनों को अलग अलग ट्रीट करो। और हमें KW निकालना है, तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है, H प्लस की, यानी जो पार्ट आयोनाइज हो रहा है उससे मतलब है हमें उससे मतलब है जो पार्ट आयोनाइज हो रहा है। तो हमने यूं मान लिया कि जो पानी आयोनाइज हो रहा है वो एक सॉल्यूट है और जो आयोनाइज नहीं हो रहा है वो एक सॉल्वेंट है। अब जो आयोनाइज हो रहा है उसको हमने अलग मान लिया, तो वो तो 100% आयोनाइज हो रहा है, वो तो 100% आयोनाइज हो रहा है। तो यहां पर जब आपने लैम्डा इनफाइनाइट लिख दिया, तो यहां पर ये जो कंसेंट्रेशन है ये उस पार्ट की है जो आयोनाइज हो रहा है, ये उस पार्ट की कंसेंट्रेशन है जो 100% आयोनाइज हो रहा है। अनआयोनाइज से हमें मतलब ही नहीं रह गया। समझ में आई बात? जो अनआयोनाइज है उसे भूल जाओ, जो अनआयोनाइज है उसे भूल जाओ, क्योंकि उसके कारण कोई कंडक्टेंस नहीं आ सकती। तो हमें तो केवल उसी वाटर से मतलब है जो आयोनाइज हो रहा है। तो हमने यहाँ पर और वो 100% हो रहा है, तो लैम्डा इनफाइनाइट, उससे उस वाटर की कंसेंट्रेशन आ गई जो कि पूरा आयोनाइज हो रहा है, और उससे हमने KW निकाल लिया, एस स्क्वायर कर। यस, इवन आप एसिटिक एसिड की क्वेश्चन भी 2 तरह से सॉल्व कर सकते हो, मैं बताता हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 0.1 m एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, 0.1 m एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, तो यहां पर ये लैम्डा m आप पुट करते हो, लैम्डा m, और ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.1 m पुट करते हो। क्या लगता है ये पूरा आयोनाइज हो रहा है? ये पूरा आयोनाइज नहीं हो रहा है, जो क्योंकि हमने निकाला कैसे इस कॉन्सेप्ट, हमने ये C आया कहां से, कंसंट्रेशन कहां से आई, यहां पर वो मोल्स से आई, m इंटू वी से आई, कि हमने कितने मोल्स डाले हैं, सेल में कितने मोल्स है उससे मतलब है, आयोनाइज कितने हो रहे हैं उससे मतलब ही नहीं है। आयोनाइज किससे, हमारे फॉर्मूले में जो मोल्स है वो हमने कितने डाले हैं वो है। तो यहां पर आपने लैम्डा पुट कर दिया, यहां पर जो मोल्स है उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन आ गई। बट अब यहां पर भी आप कह सकते हो 2 तरीके, ये सोचो कि हमें यहां पर भी उस एसिटिक एसिड से तो कोई मतलब ही नहीं जो आयोनाइज नहीं हो रहा है, भूल जाओ सब। हमें केवल उस एसिटिक एसिड से मतलब है जो कि 100% आयोनाइज हो रहा है, तो यहां पर भी आप एसिटिक एसिड के केस में भी यहां पर लैम्डा इनफाइनाइट लिख सकते हो। लेकिन अब यहां पर जो कंसंट्रेशन आएगी वो कंसंट्रेशन जो होगी वो केवल उस पार्ट की होगी जो आयोनाइज हो रहा है, यानी एक तरह से अब ये कंसंट्रेशन एसिटिक आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी एसिटिक एसिड की। ये C क्या होगा, जो पार्ट आयोनाइज्ड हो रहा है। तो ये चेंज कर सकते, कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से कह रहा हूं, समझोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगी बात को, बट कंफ्यूजन भी हो सकता है, और अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल इसको अलग अलग रखो, मिक्स मत करो। ये जो सोचने का तरीका है कि एसिटिक एसिड वो पार्ट जो आयनाइज हो रहा है और वो पार्ट जो आयनाइज नहीं हो रहा है, जो आयनाइज नहीं हो रहा है उसे तो भूल जाओ, उससे कोई लेना देना ही नहीं, वो कंडक्टेंस में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। और अब आपने केवल उसी पार्ट को कंसीडर किया जो आयनाइज हो रहा है, तो 100% आयनाइज हो रहा है और वो 100% आयनाइज हो रहा है, और वो केवल उसी पार्ट की कंसंट्रेशन है जो 100% आयनाइज हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर लैम्डा m की जगह क्या लिख सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वो आई थिंक ओवन में बड़े सिंपल से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90, व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज्ड, हमने जो रिएक्शंस लिखी थी वो डिस्चार्जिंग की थी, तो उसका उल्टा पहला ऑप्शन लेड डाइऑक्साइड डिसॉल्व, नहीं चार्जिंग में तो लेड डाइऑक्साइड PbO2 बनेगा, गलत। सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, दैट्स ट्रू, क्योंकि हमारे केस में सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा था, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, ट्रू। लेड इलेक्ट्रोड्स बिकम कोटेड विथ लेड सल्फेट, फॉल्स, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग में होता है, लेड और लेड PbO2 की प्लेट पर PbSO4 डिपॉजिट होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो चार्जिंग में ऐसा नहीं होगा। दैट डी ऑप्शन, द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीजेस, नहीं चार्जिंग में इंक्रीज होगी। एक और क्वेश्चन नंबर 89, व्हेन एन एसिड सेल इज चार्ज्ड, देखो चार्जिंग कर रहे हो आप, यानी को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, चार्जिंग कर रहे हो मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, क्या होगा? वोल्टेज ऑफ सेल इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सेल डाइल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल डाइल्यूट, ये एसिडिक सेल मतलब इस H2SO4 की ही हम बात कर सकते हैं, जो एसिडिक एसिड, इसकी इसी एग्जांपल को सोचो, क्योंकि इसमें H2SO4 हम यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल डाइल्यूट्स, नहीं भाई गलत हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो डाइल्यूट नहीं हो रहा है, डिस्चार्जिंग में डाइल्यूट होता है, चार्जिंग में तो वो वापस से कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है ना, तो वो गलत हो गई। रेजिस्टेंस ऑफ सेल, आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो भी नहीं है, देखा जाए तो H2SO4 आएगा तो आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। वोल्टेज ऑफ सेल इंक्रीजेस, तो यही बात है क्यों हम चार्जिंग वापस कर रहे हैं, ताकि सेल पोटेंशियल बढ़े, क्योंकि वो धीरे धीरे कम हो गया था, तो इसको आप चेक भी कर सकते हो, नेक्स्ट इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, एक बार इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूं। वन 27 प्लस 76 कैलकाटा, 102 का आंसर कैलकाटा, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए मैंने बता ही दिया था, क्या Cl आयन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, तो 127 प्लस 76। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर गलत है, आंसर इसका होगा बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर होगा बॉम्बे, कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको ये पूरा उल्टा है, आपको कंडक्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है, Ka दे रखा है, तो Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा को नेगलेक्ट कर दिया, ये 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 6.01 इंटू अल्फा स्क्वायर, तो ये 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 अल्फा आ गया। अब लेमडा m के लिए अल्फा इंटू लेमडा m इन्फिनिट कर दोगे, तो ये हो जाएगा 380 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और इक्वल्स टू कंडक्टिविटी, ये सारा डेटा मीटर में है, तो इंटू 1000 इंटू पॉइंट, आंसर बॉम्बे, ठीक है। O2 में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, वैसे तो आसानी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में मैं बता दूं, कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स है और कॉपर का ही सॉल्यूशन है, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होगा। कहा जा रहा है कि कैथोड पर 2.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, तो एनोड पर क्या होगा, तो अगर कैथोड पर 2.5 ग्राम डिपॉजिट हुआ है तो एनोड पर जो लॉस होगा वो 2.5 से ज्यादा होगा, क्योंकि कुछ एनोड मर्ड भी होता है, आप सबको पता है। तो एनोड पर जो लॉस होगा 2.5 ग्राम कॉपर तो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन जो एनोड के मास में जो लॉस होगा वो 2.5 ग्राम से ज्यादा होगा।
तो आंसर इज आगरा. डिक्रीज ऑफ मोर देन 2.5 ग्राम ऑफ मास टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एनोड मड. क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं बता देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 में कंडक्टिविटी दे रखी है Ag3PO4 की, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी दे रखी है, केस भी निकालना. ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, और यहां पर एक और चीज भी है, जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होते हैं ना, इनके लिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ कोई मोलर कंडक्टेंस ज्यादा वेरी नहीं करती. मैंने आपको पहले ही बताया था, कर ऑलमोस्ट ऐसा आता है. तो यहाँ पर लैम्डा. अच्छा, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सबको इक्विवेलेंट की टर्म में दे रखा और केएस पे निकालना है. ज्यादातर अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो मोलर की टर्म्स में था, तो ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पर आप पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से सब कुछ मोलर में कन्वर्ट कर लो. ठीक है, मोलर कंडक्टेंस में तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1.5 minus 4 Ag3PO4 का एन फैक्टर 3, ये लैम्डा एन इनफाइनाइट, तो 4.5 into 10⁻⁴ इक्वल्स टू 9 into 10⁻⁶ मीटर में 1000 इंटू, फिर से यहाँ पर कह सकता हूँ ऐसी आएगा क्योंकि ये जिसकी कंडक्टिविटी है, ये Ag3PO4 की कंडक्टिविटी है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन भी Ag3PO4 की ही होगी, Ag3PO4 की, तो यहाँ S ही आएगा. क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एक कॉमन मिस्टेक होती है, जो डेल्टा H दे रखा है, क्या आपको लगता है इसी रिएक्शन का दे रखा है? ये इस रिएक्शन का डेल्टा H नहीं दे रखा है, क्योंकि इसमें 2 मोल H2O बन रहे हैं, तो डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन के लिए 2 टाइम्स करना होगा, तो 2 into -285. अब क्या करना है, डेल्टा S नोट निकालना है. उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा G नोट. डेल्टा G नोट कैसे निकलेगा, तो इस रिएक्शन का E नोट निकालना होगा. अब हमें इसका E नोट तो नहीं दे रखा, लेकिन O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसका E नोट दे रखा, और H2 कन्वर्टिंग इनटू इसका E नोट हमें पता है, इसका दे रखा 1.23. इन दोनों से ये रिएक्शन आ जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड कर दो, ये रिएक्शन आ जाएगी. इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ई नॉट में कोई चेंज नहीं होगा, सेल रिएक्शन, तो ये 1.23 आ जाएगा इसका ई नॉट. इससे क्या निकलेगा, डेल्टा G नॉट माइनस एन एफ ई नॉट, डेल्टा H पता है माइनस की. बहुत सारी स्टेप्स है. क्वेश्चन नंबर 10, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है. सीधी मिस्टेक कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि एनोड और कैथोड दोनों पर कंसंट्रेशन 10 टाइम्स कर दी तो रेशियो आता है, ऐसा लगता है एनोड पर कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड पर कंसंट्रेशन, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेल पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा. नहीं, यहाँ पर एक तरफ H प्लस आयन इन्वॉल्व है, तो दूसरी तरफ Cl आयन इन्वॉल्व है. यहाँ दोनों तरफ केटाइन नहीं है, तो यहाँ पर ये H प्लस और Cl आयन या तो दोनों न्यूमरेटर में आएंगे या दोनों डिनोमिनेटर में आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है. तो अगर आप दोनों को 10 टाइम्स कर रहे हो, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे. चेक करना, इक्वेशन लिखना, एक के रिडक्शन की, एक के ऑक्सीडेशन की, H2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस H प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cl2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस Cl माइनस, ये रिडक्शन हो रहा है. ये दोनों यहाँ जेई मेंस. वैसे तो अगेन क्वेश्चंस बहुत आसान है, कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, या पहले चलिए 1 बता ही देता हूं. ऐसे 1 तो कॉन्फिडेंस बूस्टर क्वेश्चन है. द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, तो खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो आप देखिए किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। Au+3 का 1.4, ब्रोमीन का 1.09, H2O8 में सल्फर दोनों तरफ +6 में, तो ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रही है। 2.05 ऑक्सीजन 2.05, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका हुआ, H2O8 का, राइट। तो आंसर इज 2। जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, Fe+2 + Ag+ कन्वर्टिंग इनटू Ag + Fe+3। एक का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन, लेकिन जो डेटा दे रखा है वो Fe2 से Fe+2 से Fe+3 का नहीं दे रखा है। तो करना कुछ नहीं है, आपको तीनों रिएक्शन लिखनी है, उससे ये रिएक्शन आ जाएगी। बट एक तो तरीका क्या होता है, पहले हम इससे Fe+2 से Fe और फिर Fe से Fe+3, इससे हम इस रिएक्शन का डाटा निकालें और फिर वापस उसको यूज करें। इतना करने की जरूरत नहीं, इसकी निकालने की जरूरत नहीं। तीनों रिएक्शन लिखो एक साथ, जिससे ये रिएक्शन आ जाए N1E1 + N2E2 + N3E3। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐड नहीं होंगे, वो तभी ऐड होते हैं जब केवल दो ही रिएक्शन हो। यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड नहीं करोगे। इक्वेशन उसी कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है। जल्दबाजी में क्या लगता है कि हाँ इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर दे भी रखा है x + y - 8, जो कि नहीं होगा, या जो भी आ रहा मुझे नहीं पता कौन सा, या तो 2 या 4, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, वो आपको चेक करना होगा। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ बढ़ती है। ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज, कंडक्टिविटी बढ़ती है। लैम्डा एन कम। अब आप इसके अकॉर्डिंग S2 सही है, S1 गलत है। थर्ड फिफ्थ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है 2, उसे डेल्टा जी आ जाएगा और डेल्टा जी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो, या डायरेक्टली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम के निकाल सकते हैं। बहुत बेसिक से अच्छे सिंपल से क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। क्वेश्चन नंबर 12, अभी ये देखिए जेईई मेंस में क्या होता है, डेफिनेटली 7 या 8 9 पेपर होते हैं। 10 पेपर जैसे अभी में 10 पेपर होते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो आएगा। अब हर एक पेपर में इलेक्ट्रो का एक क्वेश्चन होगा, तो एक गैल्वेनिक सेल का भी होगा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी होगा। इनसे क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। इनमें से ज्यादातर देखो, अगर 10 क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइटिक, जैसे इस बार 12 क्वेश्चंस आए हैं टोटल 10 पेपर में से, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसमें से होता क्या, देखो 8-9 क्वेश्चंस तो बहुत आसान होते हैं, ठीक ठाक, बट 2-3 क्वेश्चंस का लेवल, अब वो किसके पेपर में आएंगे वो हमें नहीं पता, बट उनका लेवल बड़ा अच्छा होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 पीटी कर चुके हैं हम ऐसे बहुत सारे, H2 देन HCl AgCl, ये एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और दूसरी तरफ स्पेरिंगली सोल्यूबल वाला केस हो गया। और यहाँ पर HCl की मोलरिटी जो है, मोलरिटी वो कितनी है उसकी, 10⁻⁻⁶ है। ये H+ और इस तरफ Cl आए। इसका हमें E दे रखा है 0.92। पूछा क्या आपसे, पूछा क्या है पता? देखा जाए तो हमें सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है, AgCl। ये थोड़ा अलग तरह से लिखा हुआ है, मतलब एक तरह से Ag+ से Ag जा रहा, रिडक्शन हो रहा है, यानी Cl AgCl।
ये ई नोट पूछा है, शॉर्टकट वाले मेथड से नहीं होगा, ये ई नोट निकालना है आपको, केस 3 नहीं लगेगा, सीधा सीधा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, रिडक्शन की एक्चुअल रिएक्शन AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Ag सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ, ई सेल दे रखा है, H प्लस की कंसंट्रेशन पता है, Cl आयन की कंसंट्रेशन पता है, आपको ये ई नोट पता चल समझ में आ रहा है, लिख देता हूँ चिन्ह, ई सेल 0.92, इसका 0, इसका ई नोट यही हमें निकालना है, Ag सॉरी ये 2 से कर दिया, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ पुट करो। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, विच कैथोड विल गिव यू ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नोट सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो एक तो ये जो लाइन है ना, पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ई नोट पे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा सबसे ज्यादा जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन इनमें से किसका होना है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, और देखें तो गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो आंसर 2 इज करेक्ट। आंसर इसमें करेक्शन कर लेना, ए चीज दिख रहा है, आई थिंक सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ये Au+3। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट का वैल्यू दे रखा है dE/dt, इससे आप डेल्टा एस निकाल सकते हो, डेल्टा एस निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, उससे डेल्टा जी आ जाएगा, डेल्टा एस और डेल्टा जी आ गया तो आप डेल्टा एच भी निकाल सकते हो, तो अच्छी खासी कैलकुलेशन एक ही है, फिर डेल्टा जी निकालो और फिर उसके बाद डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया, आप ये कह सकते हो, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होगा कितना फास्ट आप करते हो। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ऐसा ही क्वेश्चन इस बार के पेपर में भी आया जी, जो सितंबर में हुआ, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आया कि अगर किसी भी सेल पर, गैल्वेनिक सेल है, देखिए गैल्वेनिक सेल है, ये इस तरह से आपने 2 सेल्स को कनेक्ट कर दिया, अब ये सेल की करंट इस तरफ होगी, इसके कारण करंट इस तरफ होगी, कौन डोमिनेट करेगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये कंफर्म है कि हाँ यूं, अगर ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, इसके लिए एनोड कैथोड डिफाइन है, देखिए इसका एनोड ये है, इसका कैथोड नहीं, एनोड नेगेटिव, इसका एनोड ये है, इसका कैथोड ये है, सिमिलरली यहां पर भी आप लिख सकते हो एनोड और कैथोड। नॉन अगर गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा, गैल्वेनिक सेल अगर गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन उस गैल्वेनिक सेल के एनोड से गैल्वेनिक सेल के कैथोड तक जाएंगे, बट अगर गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके कैथोड से एनोड की तरफ आएंगे। तो यहां पर अब क्या कहा जा रहा है कि गैल्वेनिक सेल है, फिक्स्ड है, ये कोई गैल्वेनिक सेल है जिसमें जिंक का डेनियल सेल है बेसिकली, इस डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता ही 1.1 होता है, इससे अगर आपने कोई और सेल कनेक्ट किया जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 से कम है तो यही डोमिनेट करेगा, यानी इसके कैथोड से इलेक्ट्रॉन, इसके एनोड से इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर जाएंगे, इसके एनोड से इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर जाएंगे,
लेकिन अगर आपने इससे कोई और ऐसा सेल कनेक्ट कर दिया जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, तो अब यहाँ पर रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो फिर उस केस में इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड नहीं, कैथोड से एनोड जाएंगे। तो आंसर 2 इज करेक्ट। नॉर्मल सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाते हैं, तो ऑप्शन 2 में यही लिखा हुआ है। बट अगर आपने इससे कोई और सेल कनेक्ट कर दिया जो ज्यादा पावरफुल है, तो फिर इलेक्ट्रॉन उल्टे कैथोड से एनोड जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। होता क्या, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, डेटा गिवन होता है, हम उससे कर लेते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि MnO4 माइनस किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, किन किन को। तो MnO4 माइनस Mn+2, इसका डेटा 1.51, ये रिडक्शन है। बाकी सबका क्या देखना होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। Cl माइनस कन्वर्टिंग इनटू Cl2 माइनस 1.07, Br माइनस माइनस Br2 माइनस 0.54, I माइनस I2, अच्छा गलत लिख दिया, माइनस 1.36, लेकिन यहां पर एक और चीज दे रखी, एट pH3, ये सबके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 का डेटा है। हाँ, लेकिन अब अगर आप pH चेंज करोगे तो देखिए इसमें तो किसी में H+ आयन है ही, तो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो तब भी वही रहेंगे, लेकिन MnO4 माइनस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ये E0 यानी जब H+ आयन कंसंट्रेशन 1m है, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा। वन अपॉन H+ की पावर 8, pH दे रखी 10⁻³ -3, 10⁻³ की पावर 8, ऊपर जाएगा 10⁻+24 +24, तो ये 24 यहाँ आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना होगा, रफली 25 मान लो तो 5.3, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी 1.51 माइनस ये, मैं इसको 25 ले लेता हूँ तो 5.3, तो ये वैल्यू 1.21 के आसपास आ गई, यानी इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। यानी आंसर केवल ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में करेक्शन कर लेना, वो जो 2 लिखा हुआ वो 2 नहीं है, कांस्टेंट है ऐसे। बाकी सब आसान से ही है, आई थिंक आप कर सकते हो बहुत इजीली, सारे क्वेश्चंस होंगे। जेईई एडवांस में कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जेईई एडवांस में कुछ अच्छे से क्वेश्चंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप अच्छी सी प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे चैप्टर, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, इससे आप बहुत सारे चैप्टर्स को रिवाइज करो, थर्मोडायनेमिक्स भी रिवाइज हो रही है, आयनिक भी रिवाइज हो रही है, तो एक रिवीजन भी आप इस चैप्टर की शीट के थ्रू बाकी चैप्टर्स का कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।